बेटा आज हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ हमने निकाली थी बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। उसके बाद एनालिटिकल मेथड करेंगे। अब एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है जिसमें हमें कोई फिगर नहीं बनाना है और केवल डेरिवेशन के थ्रू हमें चीज़ें याद रखनी है। हम एनालिटिकल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए दो वेव्स हैं। फर्स्ट वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी y1 इजिकल टू a साइन ओमेगा t और y2 ये a1 साइन ओमेगा t, ये हमने फर्स्ट वेव की इक्वेशन लिखी। हमें दो वेव्स चाहिए, दोनों वेव्स के सुपर इम्पोज से रिजल्टेंट वेव बनती है। तो किसी भी वेव का फॉर्मेट होता है एम्पलीट्यूड साइन समथिंग। तो फर्स्ट वेव की इक्वेशन हमने लिख दी है a1 साइन ओमेगा t। सेकेंड वेव की इक्वेशन लिख रहे हैं a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। a1 a2 उनके एम्पलीट्यूड्स हैं और फाई क्या है, इन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। इनिशियल फेज डिफरेंस फाई और हमेशा इतना ही रहेगा। अगर आपने दो इक्वेशंस लिए हैं, एक में ओमेगा टी लिया, एक में ओमेगा टी प्लस फाई लिया, और इनका डिफरेंस लेंगे तो फाई आएगा और वो फाई टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे सोर्स जिनसे ये इक्वेशन मिलती है उन्हें कोहेरेंट लाइट सोर्सेज कहते हैं, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। और इन कोहेरेंट लाइट सोर्सेज करना होता तो यहाँ ओमेगा 1 कर देता, यहाँ ओमेगा 2 कर देता, तो जो फेज डिफरेंस आता वो टाइम पे डिपेंड करता। और अगर फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करता तो उसे इन कोहेरेंट लाइट सोर्सेज बोलते हैं हम। अब इनके सुपर इम्पोज से रिजल्टेंट वेव बनी और उस रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर कोई वेव है, चाहे वो रिजल्टेंट वेव है या लाइट वेव है, कोई सी भी वेव है, तो उस वेव को हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड साइन समथिंग। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव है। और ये रिजल्टेंट वेव किससे मिल रही है, दो वेव्स के सुपर इम्पोज से मिल रही है रिजल्टेंट वेव। तो इसको इसी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए एम्पलीट्यूड साइन समथिंग आपने क्या किया, इन दोनों से साइन कॉमन ले लिया। a1 साइन कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी, ये बच गया a1 प्लस a2 कॉस फाई, प्लस ये हमारा बच गया a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब आपने क्या किया, साइन के साथ वाली टर्म को तो कॉस की फॉर्म में मान लिया और कॉस के साथ वाली टर्म को साइन की फॉर्म में मान लिया। तो हमने लेट कर लिया, लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू r कॉस थीटा एंड a2 साइन फाई इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये दोनों आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिए। इन्हें इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो पुट करने के बाद आपको मिला r साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस r कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। r कॉमन ले लिया दोनों से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। ये हमारा रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई, एम्पलीट्यूड साइन समथिंग। किसी भी वेव को हमेशा इस फॉर्म में हमें लगना है, एम्पलीट्यूड साइन समथिंग। ये जो r है यहाँ पर r, ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है और हमें फाइंड करना है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं a1 प्लस a2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया।
और इसे खोला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 a1 a2 कॉस थीटा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा इजिकल टू आर स्क्वायर। ये 1 हो गया। तो r की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो r हो गया अंडर रूट ऑफ, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड, ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, ये सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड, और ये रिजल्टेंट वेव का फर्स्ट वेव के साथ में फेज डिफरेंस है थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव हमारे पास में आ गया। अब हम इसी इक्वेशन के अंदर हमें पता है कि इन जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इंटेंसिटी इज इक्वल टू के आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ के a1 a2 कॉस थीटा इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो के आर स्क्वायर तो हो गया रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, के a1 स्क्वायर हो गया पहले वेव की इंटेंसिटी, के a2 स्क्वायर हो गया सेकेंड वेव की इंटेंसिटी 2, इसको हमने लिख दिया रूट के इंटू a1 रूट के इंटू a2 कॉस थीटा। तो ये आ गया i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट के इंटू a1 को रूट i1 लिखेंगे, रूट के इंटू a2 को रूट i2 लिखेंगे कॉस थीटा। ये आपके पास रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आ गई। इट इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। एक तो बेटा इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि अगर यंग्स आ जाता है, यंग एक्सपेरिमेंट में, इसमें हम a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर नहीं लेंगे, a स्क्वायर लेंगे, क्योंकि दोनों जो वेव्स होती हैं उनका एम्पलीट्यूड यंग के केस में सेम होता है। ये जनरल एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे यंग में आ गया, यंग में हमें मानना है कि a1 a2 नहीं है, ये a है, क्योंकि एम्पलीट्यूड उनका सेम होता है। तो यंग के केस में फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल केस हमने डिस्कस किया है। अब 10.4 एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्वेश्चन है 10.4, उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको दे रखा है कि विथ स्लिट्स सेपरेटेड, मतलब स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, और बोल रहा है कि सेंट्रल ब्राइट से और फोर्थ ब्राइट के बीच की डिस्टेंस हमें पता है। सेंट्रल ब्राइट से nth ब्राइट के बीच की डिस्टेंस होती है xn इजिकल टू n लैम्डा डी बाई डी। अब फोर्थ की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी, और ये आपको दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये आ जाएगी 4, और लैम्डा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैपिटल डी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 1.4 मीटर, और स्मॉल डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.28 मिलीमीटर। तो इसको सॉल्व करके हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.5 के अंदर आपको ये दे रखा है कि आपके पास 2 स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन दे रखी है। उन दोनों स्लिट से स्क्रीन के किसी पॉइंट जहाँ पर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, मतलब ये वाली वेव इससे लैम्डा पाथ ज़्यादा कवर कर रही है, तो वहाँ पर इंटेंसिटी के यूनिट्स लिखी है। तो मैं एक बार फार्मूला लिखता हूँ, इंटेंसिटी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई, या कॉस थीटा मान लेते हैं। चलो यंग के केस में इसको I लिखेंगे, इसे भी I लिखेंगे, ये I डैश मान लेते हैं, इसे भी I लिखा, इसे भी I लिखा, 2 रूट I इंटू रूट I हो गया कॉस थीटा। थीटा क्या है? फर्स्ट वेव का रिजल्टेंट वेव के साथ में फेज डिफरेंस है। फर्स्ट वेव हमने लिखी थी a साइन ओमेगा टी और रिजल्टेंट वेव लिखी थी a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तभी उनके बीच का फेज डिफरेंस ओमेगा टी प्लस थीटा तो रिजल्टेंट वेव का था,
और फर्स्ट वेव का था ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस आ गया था थीटा। अब हमें मालूम है कि लैम्डा पाथ डिफरेंस का मतलब 2 पाई फेज डिफरेंस और इसका मतलब होता है टी टाइम डिफरेंस। तो इसके बिहाफ पर हम ये लिख सकते हैं कि लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस है, मतलब ये वाली वेव जैसे 1 2 3 4 वेव में पहुंची, तो ये 1 2 3 4 5 में पहुंची है, मतलब पाथ डिफरेंस इनके बीच में लैम्डा हो गया। और पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई आएगा, तो यहाँ cos 2 पाई आ जाएगा और cos 2 पाई 1 होता है, तो ये आ जाएगा i प्लस 2i मतलब 4i। उसको बोल रहे हैं k यूनिट्स कह दिया, उस 4i को बोल रहा है k यूनिट्स कह दीजिए। अब एक और पॉइंट है वहाँ पर स्क्रीन पर, वहाँ पर दोनों वेव्स पहुँच रही हैं और अब इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है। इनके बीच का पाथ डिफरेंस अब कितना है? लैम्डा बाई 3। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे i डबल डैश इज इक्वल टू, ये i हो गया प्लस 2 अंडर रूड आई, तो ये i हो गया cos लैम्डा बाई 3 का मतलब 2 पाई बाई 3 और cos 2 पाई बाई 3, cos 120 डिग्री -1 होता है, नहीं cos कितना हो गया 180 इंटू 2 360/3 120 डिग्री हो गया। हाँ cos 120 डिग्री की वैल्यू -½ होती है, तो ये हो जाएगा i डबल डैश इज इक्वल टू i प्लस 2i -½ 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2i - i, तो i डबल डैश आ जाएगा i। अब वो कह रहा है 4i को k यूनिट्स बोला है, तो i को हम कितना बोलेंगे k/4 यूनिट्स। अगर 4i k यूनिट्स के इक्वल है तो सिंपल i कितना हो गया k/4 यूनिट्स। तो आंसर आ जाएगा कि द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स इज लैम्डा बाई 3, इंटेंसिटी इज k/4 यूनिट्स। ये आ जाएगा। देखो बेटा, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.6 है और इसमें आपके पास 2 वेवलेंथ है, एक 650 nm की है, एक 520 nm की है। और ये मिसिंग है क्वेश्चन में, ये लिख लेना, स्मॉल डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर है, कैपिटल डी की वैल्यू 1.2 मीटर है। आंसर तभी मैच करेगा। अब आपको बोला है कि सेंट्रल ब्राइट से थर्ड ब्राइट के बीच की डिस्टेंस बताओ 650 nm के लिए, ए पार्ट है। तो हमें पता है फार्मूला है n लैम्डा डी बाई डी, एक्स एन इजिकल टू, बस n की वैल्यू हमको 3 रखनी है, लैम्डा की वैल्यू 650 रखनी है nm में, और कैपिटल डी की वैल्यू 1.2 मीटर है और स्मॉल डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर है। इसको 10 की पावर -9 भी लिख सकते हैं नैनो को, और इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका कि हमें स्क्रीन पर ये देखना है कि दोनों के ब्राइट कहाँ कॉन्साइड कर रहे हैं, दोनों के ब्राइट कहाँ कॉन्साइड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इस वाली वेव का 650 nm वाली वेव का n1th ब्राइट यहाँ पर है और इसका n2th ब्राइट यहाँ पर है। तो इसका n1 ब्राइट, तो इस डिस्टेंस हो जाएगी xn मतलब n1 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, और इसके लिए n2 लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा। अब लैम्डा की जगह हम 650 रख देंगे और इसकी जगह 520 रख देंगे। अब n1 बाय n2 हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा 520 nm अपॉन 650 nm। 0 से 0 कैंसिल, 13 4 जा 13 5 जा। इसका मतलब ये वाली जो वेव है इसका तो 4th ब्राइट और सेकंड वाली वेव का 5th ब्राइट आपस में कॉन्साइड कर रहा है। दोनों के कॉन्साइड बोले कि किसके कौन से ब्राइट्स कॉन्साइड कर रहे हैं। तो जो बड़ी वेवलेंथ वाला है उसका तो 4th ब्राइट और छोटी वेवलेंथ वाले का 5th ब्राइट आपस में कॉन्साइड करेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।